नमस्कार दोस्तों, थिंक आई एस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी चर्चा मध्यकालीन भारत की चर्चा है, जिसमें उस समय की राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में हम जानेंगे, जो 8वीं से 17वीं सदी के मध्य थी। और हमारा आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, 14वीं सदी में प्रसार और पतन। खलजी और तुगलक वंश की हम चर्चा करेंगे। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में फिर कुछ समय तक अव्यवस्था फैली रही। बलबन का नियुक्त किया हुआ उत्तराधिकारी शाहजादा मोहम्मद पहले ही मंगोलों के साथ एक लड़ाई में मारा गया था। उसके दूसरे बेटे बुगरा खान ने बंगाल और बिहार पर शासन करने को वरीयता दी। हालांकि दिल्ली के अमीरों ने उसे हुकूमत संभालने के लिए निमंत्रित किया था, इसलिए बलबन के एक पोते को दिल्ली के तख्त पर बैठाया गया। लेकिन वह इतना छोटा और अनुभवहीन था कि स्थिति को संभाल नहीं सकता था। उच्च पदों पर तुर्क अमीरों के एकाधिकार को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी और उसका विरोध हो रहा था। खलजियों जैसे अनेक गैर तुर्क गौरी आक्रमण के समय भारत में आ चुके थे। उन्हें दिल्ली में कभी पर्याप्त मान्यता नहीं मिली और आगे बढ़ने का अवसर पाने के लिए उन्हें बंगाल और बिहार में जाना पड़ा। उन्हें सैनिकों के रूप में भी रोजगार मिला और उनमें से बहुतों को मंगोल चुनौती का सामना करने के लिए उत्तर पश्चिम में नियुक्त किया गया था। कालांतर में अनेक भारतीय मुसलमान भी कुलीन वर्ग में शामिल हो चुके थे, जैसा कि बलबन के खिलाफ इमादुद्दीन रेहान को लाए जाने के ढंग से पता चलता है। उच्च पदों से वंचित किए जाने पर उनमें भी असंतोष था। नासिरुद्दीन महमूद के बेटों को किनारे करके बलबन ने स्वयं दिखा दिया था कि एक सुस्थापित राजवंश के वंशजों को दरकिनार करके एक सफल सिपह सालार स्वयं गद्दी पर बैठ सकता है, बशर्ते उसे कुलीनों और सेना का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। खलजी 1290 से 1320। इन कारणों से जलालुद्दीन खलजी के नेतृत्व में खलजी कुलीन के एक दल ने 1290 में बलबन के निकम्मे उत्तराधिकारियों को उखाड़ फेंका। जलालुद्दीन उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रधान रक्षक था और मंगोलों के खिलाफ उसने अनेक सफल लड़ाइयाँ लड़ी थीं। कुलीनों के गैर तुर्क भाग ने खलजी विद्रोह का स्वागत किया। खलजी मिश्रित तुर्क अफगान मूल के थे। उन्होंने तुर्कों को उच्च पदों से बाहर तो नहीं रखा, पर खलजियों के सत्तारोहण ने उच्च पदों पर तुर्कों के एकाधिकार को अवश्य समाप्त कर दिया। जलालुद्दीन खलजी मात्र 6 वर्षों तक शासक रहा। उसने बलबनी हुकूमत के कुछ कठोर पक्षों में नरमी लाने की कोशिश की। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने यह विचार सामने रखा कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, और चूंकि भारत की जनता का बहुमत हिंदुओं का है, इसलिए यहाँ राज्य सही अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। उसने सहिष्णुता की नीति अपनाकर और कठोर दंडों से परहेज करके कुलीन वर्गों की सदिच्छा जीतने का भी प्रयास किया, लेकिन उसके समर्थकों समेत अनेक व्यक्ति इसे एक कमज़ोर नीति मानते थे जो समय के अनुकूल न थी। दिल्ली सल्तनत को अनेक अंदरूनी और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा था और इस कारण असुरक्षा की भावना व्याप्त रही। जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने पलट दिया, जो अपने विरोधियों को कठोर दंड देता था। अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316 अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन का धोखे से कत्ल करके सत्ता में आया। अवध का सूबेदार रहते हुए दक्कन में स्थित देवगीर पर हमला करके अलाउद्दीन ने भारी खजाना जमा किया था। जलालुद्दीन इस खजाने को पाने की आशा में अपने भतीजे से मिलने खड़ा गया था। उसने अपनी अधिकांश सेना को पीछे छोड़ दिया और कुछ ही अनुयायियों को साथ लेकर उसने गंगा पार की ताकि उसका भतीजा भाग न खड़ा हो। अपने चाचा का कत्ल करने के बाद अलाउद्दीन ने सोना चांदी का जमकर खेल खेलते हुए अधिकांश कुलीनों और सैनिकों को अपनी ओर कर लिया। लेकिन कुछ समय तक अलाउद्दीन को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। कुछ चिढ़े हुए अमीरों और कुछ अलाउद्दीन के अपने संबंधियों की बगावतों का। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने कठोर और निर्मम तरीके अपनाए। सोने के मोह में उसकी ओर आने वाले अधिकांश अमीर या तो मार डाले गए या बर्खास्त कर दिए गए और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई।
उसने अपने परिवार के विद्रोही सदस्यों को भी कठोर सजाएं दी। जलालुद्दीन के समय में ही कुछ हज़ार मंगोल इस्लाम अपनाकर दिल्ली में बस चुके थे। अलाउद्दीन ने उन सब का सफाया कर दिया, क्योंकि इन नव मुस्लिमों ने गुजरात की लूट के और बड़े हिस्से की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया था। अलाउद्दीन ने इन विद्रोहियों के बीवी बच्चों को भी कठोर सजाएं दी। इतिहासकार वर्नी के अनुसार यह एक नई प्रथा थी और इसे उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकने के लिए अनेक नियम बनाए। उनके भोज या समारोह आयोजन करने पर या सुल्तान की अनुमति के बिना विवाह संबंध स्थापित करने पर रोक लगा दी गई। प्रायः मध्य एशियाई कबीलों से संबंध रखने वाले शक्तिशाली कुलीनों के बीच विवाह संबंध गुटबंदियों या विद्रोहों का आधार हुआ करते थे। ऐसे संबंध बनाने और उनके लिए आयोजन या दावतों को हतोत्साहित करने के लिए उसने शराब और नशीली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीर जो कुछ कहते और करते थे, उससे सुल्तान को बाखबर रखने के लिए उसने एक जासूस सेवा की स्थापना भी की। इन निर्मम उपायों से अलाउद्दीन खलजी ने अमीरों का हौसला तोड़ दिया और उन्हें पूरी तरीके से ताजदार का अधीन बना दिया। उसके जीवन काल में फिर कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से उसके उपाय राजवंश के लिए हानिकारक साबित हुए। पुराना कुलीन वर्ग नष्ट कर दिया गया और नए कुलीन वर्ग को दिल्ली में सत्तारूढ़ होने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने की शिक्षा दी गई। 1316 में अलाउद्दीन खलजी की मृत्यु के बाद यह बात स्पष्ट हो गई। उसके चहेते मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठाया तथा अमीरों के किसी विरोध का सामना किए बिना उसके दूसरे बेटों को कैद कर लिया या अंधा बना दिया। इसके बाद जल्द ही महल के पहरेदारों द्वारा काफूर मारा गया और हिंदू से मुस्लिम बन जाने वाला एक व्यक्ति मलिक खुसरो तख्त पर बैठा। उस समय के इतिहासकार खुसरो को इस्लाम के खिलाफ जाने और हर तरह के इस्लाम विरोधी अपराध करने का दोषी ठहराते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि खुसरो अपने पहले के किसी शासक से बुरा नहीं था। ना कभी मुस्लिम अमीरों या दिल्ली की जनता ने उसके खिलाफ खुलकर विरोध व्यक्त किया। यहाँ तक कि दिल्ली के सुप्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी उसके तोहफ़ों को स्वीकार करके उसे मान्यता दी। इसका एक सकारात्मक पहलू भी था। इससे पता चलता है कि दिल्ली और आसपास के मुसलमान अब नस्ली विचारों में बहते नहीं थे तथा किसी भी समर्थ व्यक्ति की अधीनता मानने के लिए तैयार थे, चाहे उसकी पारिवारिक या नस्ली पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इससे कुलीन वर्ग के सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने में सहायता मिली। लेकिन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने बगावत का परचम बुलंद किया। उन्होंने खुली बगावत की तथा राजधानी के बाहर एक कड़ी जंग में मलिक खुसरो हारा और मार डाला गया। तुगलक 1320 से 1412। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया राजवंश कायम किया जो 1412 तक शासन करता रहा। तुगलकों ने 3 सुयोग्य शासक दिए, गयासुद्दीन, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 और भतीजा फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। पहले 2 सुल्तानों के साम्राज्य में लगभग पूरा देश शामिल था। फिरोज का साम्राज्य कुछ छोटा था, पर अलाउद्दीन खलजी के साम्राज्य के लगभग बराबर तो था ही। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ और उत्तर भारत अनेक छोटे राज्यों में बंट गया। यूँ तो तुगलक 1412 तक शासन करते रहे, पर 1398 में दिल्ली पर तैमूर के हमले को तुगलक साम्राज्य के अंत का आरंभ माना जा सकता है। हम पहले अलाउद्दीन खलजी के समय के दिल्ली सल्तनत के उल्लेखनीय प्रसार पर विचार करेंगे। फिर सल्तनत के इस काल में किए गए विभिन्न आंतरिक सुधारों और फिर सल्तनत के विघटन के कारणों की छानबीन करेंगे। पहला, दिल्ली सल्तनत का प्रसार। हम देख चुके हैं कि अजमेर और उसके कुछ पड़ोसी क्षेत्रों समेत पूर्वी राजस्थान किस तरह दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया। हालांकि बलबन के समय में रणथंभौर, जो सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य था, सल्तनत के हाथों से निकल गया।
जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर हमला तो किया, पर उसे रणथंभौर पर अधिकार जमाना काफ़ी मुश्किल लगा। इस तरह दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान सल्तनत के नियंत्रण से बाहर रहे। अलाउद्दीन के सत्तारोहण के बाद एक नई स्थिति विकसित हुई। 25 वर्षों के अंतराल में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने न केवल गुजरात और मालवा पर कब्जा किया और राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अधीन बनाया, बल्कि दक्कन और मदुरै तक दक्षिण भारत को भी रौंद डाला। कालांतर में इस विशाल क्षेत्र को दिल्ली के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। प्रसार के इस नए युग का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इसे अनेक उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह प्रसार अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। हम देख चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत प्रसार के इस नए चरण के लिए किस तरह धीरे धीरे तैयार हो रही थी। इस समय मालवा, गुजरात और देवगिर पर राजपूत राजवंशों का शासन था, जिनमें से अधिकांश 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के आरंभ में अस्तित्व में आए थे। गंगा की वादी में तुर्क शासन की स्थापना के बावजूद इन राजवंशों ने शायद ही अपने पिछले तौर तरीके बदले थे। इसके अलावा उनमें से हर एक पूरे क्षेत्र पर अधिकार के लिए लड़ रहा था। यहाँ तक कि इल्तुतमिश के काल में जब तुर्कों ने गुजरात पर हमला किया तो मालवा और देवगिर दोनों के शासकों ने उस पर दक्षिण से हमला कर दिया। मराठा क्षेत्र में देवगिर के शासक बराबर वारंगल तेलंगाना क्षेत्र के और होयसला कर्नाटक क्षेत्र के साथ युद्धरत थे। उधर होयसाला भी अपने पड़ोसी पांड्यों तमिल क्षेत्र के साथ युद्धरत थे। उनकी आपसी शत्रुताओं के कारण न केवल मालवा और गुजरात पर विजय पाना आसान हो गया, बल्कि किसी भी आक्रांता को दक्षिण में अधिकाधिक दूर तक जाने का रास्ता मिलता गया। गुजरात कई ठोस कारणों से तुर्क शासकों के लिए मालवा और गुजरात पर अधिकार करना ज़रूरी लग रहा था। ये क्षेत्र न केवल उपजाऊ और आबाद थे, बल्कि गुजरात हस्तशिल्प उत्पादन का, विशेषकर साधारण और उम्दा दोनों प्रकार के वस्त्रों के उत्पादन का केंद्र था। खम्बायत यानी कैम्बे जैसे बंदरगाह ईरान, लाल सागर और अफ्रीका के देशों के साथ तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ भी लाभकारी व्यापार चला रहे थे। ये बंदरगाह गंगा की वादी के मालों के लिए भी निकासी के मार्ग थे। गुजरात के बंदरगाहों से होने वाले विदेशी व्यापार से बहुत सा सोना चांदी यहाँ आता था, जिसे इस क्षेत्र के शासकों ने जमा कर रखा था। दिल्ली के सुल्तानों के लिए गुजरात पर शासन स्थापित करने का एक कारण यह भी था कि उनकी सेनाओं के लिए घोड़ों की आपूर्ति पर बेहतर नियंत्रण स्थापित हो सके। मध्य और पश्चिमी एशिया में मंगोलों के उदय तथा दिल्ली के सुल्तानों के साथ उनके संघर्ष के कारण इस क्षेत्र से दिल्ली के लिए उम्दा घोड़ों की आपूर्ति में कठिनाइयाँ आने लगी थीं। पश्चिमी बंदरगाहों से भारत में अरबी, इराकी और तुर्की घोड़ों का आयात 8वीं सदी से ही व्यापार का एक महत्वपूर्ण मद था। 1299 के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के सुप्रसिद्ध सिपाह सालारों में से दो की कमान में एक सेना राजस्थान के रास्ते गुजरात पर चढ़ आई। रास्ते में उसने जैसलमेर पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। गुजरात का राजा भौचक्का रह गया और लड़े बिना ही भाग खड़ा हुआ। गुजरात के प्रमुख नगर तबाह कर दिए गए। इनमें से अनहिलवाड़ा भी था, जहाँ अनेक पीढ़ियों के दौरान अनेक सुंदर भवन और मंदिर बनवाए गए थे। सोमनाथ का सुप्रसिद्ध मंदिर, जिसका 12वीं सदी में पुनर्निर्माण कराया गया था, लूट कर तबाह कर दिया गया। इस प्रकार बहुत सारा लूट का माल हाथ लगा। खम्बायत के धनी मुस्लिम सौदागर भी नहीं बख्शे गए। बाद में दक्षिण भारत में अभियानों का नेतृत्व करने वाला मलिक काफूर यहीं पकड़ा गया था। उसे अलाउद्दीन के सामने पेश किया गया और जल्द ही वह उसका विश्वास पात्र बन बैठा। गुजरात अब दिल्ली के अधीन आ गया। जिस तीव्रता और आसानी से गुजरात जीता गया, वह संकेत देता है कि गुजरात का शासक अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय नहीं था। लगता है कि उसके एक आमात्य ने, जिसकी पत्नी को राजा ने जबरन उठवा लिया था, गुजरात पर हमले के लिए अलाउद्दीन से संपर्क किया था और उसकी सहायता भी की थी। यह भी संभव है कि गुजरात की सेना सुप्रशिक्षित ना हो और प्रशासन ढीला ढाला हो।
देवगिर के राजा रामचंद्र की सहायता से सत्याच्युत राजा रायकरण ने दक्षिणी गुजरात के एक भाग पर अधिकार बनाए रखा। जैसा कि हम देखेंगे, यह दिल्ली और देवगिर के यादवों के बीच युद्ध का एक और कारण था। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान गंगा की वादी और गुजरात के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। इसलिए गुजरात की विजय के बाद अलाउद्दीन ने राजस्थान में अपने शासन को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। सबसे पहले उसका ध्यान रणथंभौर ने खींचा, जहां पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का शासन था। उसके शासक हमीर देव ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध के अनेक अभियान चलाए थे। धार के राजा भोज और मेवाड़ के राणा पर विजय पाने का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है, लेकिन यही जीतें उसका काल साबित हुई। गुजरात के अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय मंगोल सैनिकों ने लूट के माल में हिस्से का विवाद उठने पर विद्रोह कर दिया। विद्रोह कुचल दिया गया और जमकर कत्लेआम हुआ। 2 मंगोल अमीर शरण पाने के लिए भागकर रणथंभौर चले गए। अलाउद्दीन ने हमीर देव को संदेश भेजा कि वे मंगोल अमीर मार दिए जाएं या निकाल दिए जाएं, लेकिन गरिमा तथा शरण मांगने वालों के प्रति कर्तव्य की भावना से भरे तथा अपने गिले और सैन्य बल के प्रति आश्वस्त हमीर देव ने अक्खड़ जवाब भेजे। उसका यह मूल्यांकन बहुत गलत भी नहीं था, क्योंकि रणथंभौर को राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता था और पहले वह सफलतापूर्वक जलालुद्दीन खिलजी का सामना कर चुका था। अलाउद्दीन ने अपने मशहूर सिपाह सलारों में से एक की कमान में सेना भेजी, लेकिन हमीर देव ने उसे नुकसान पहुंचाकर पीछे धकेल दिया। अंत में स्वयं अलाउद्दीन ने रणथंभौर की ओर कूच किया। मशहूर शायर अमीर खुसरो ने, जो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था, किले और उसकी घेराबंदी का सजीव वर्णन किया है। 3 माह की सख्त घेराबंदी के बाद जौहर का भयानक अनुष्ठान हुआ। स्त्रियां चिता पर जा बैठी और सभी पुरुष मरने मारने के लिए बाहर निकल आए। फारसी में जौहर का पहला विवरण यही है। राजपूतों के साथ लड़ते हुए सभी मंगोल भी मारे गए। यह घटना 1301 की है। फिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर दृष्टि उठाई, जो रणथंभौर के बाद राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसलिए अलाउद्दीन ने उसे झुकाना आवश्यक समझा। इसके अलावा उसके राजा रतन सिंह ने खिलजी की सेनाओं को मेवाड़ के इलाके से होकर गुजरात जाने की अनुमति न देकर उसे नाराज़ कर दिया था। अजमेर मालवा मार्ग पर भी चित्तौड़ का नियंत्रण था। एक लोक कथा के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर इसलिए हमला किया कि वह रतन सिंह की खूबसूरत महारानी पद्मिनी को पाना चाहता था। अनेक आधुनिक इतिहासकार इस कथा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि 100 साल से भी अधिक समय बाद पहली बार इसका जिक्र किया गया। बाद में हिंदी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे और रंगीन बनाया। इस कथा में पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी है तथा रत्न सिंह 7 समंदर पार करके ऐसे अनेक दुस्साहसों के बाद जो असंभव लगते हैं उस तक पहुंचता है और उसे चित्तौड़ लाता है। पद्मिनी की कथा इस वृत्तांत का एक अंग है। सुल्तान ने एक ऐसी रानी का मुखड़ा देखने की मांग की होगी जो किसी और शासक की पत्नी थी। यह बात उतनी ही अविश्वसनीय है जितना अविश्वसनीय यह विचार है कि एक दर्पण में ही सही गर्वीले राणा ने उसे दिखाने की हामी भरी होगी। ऐसा सुझाव ही राजपूती सम्मान की भावना के लिए, जिसके लिए वे स्वेच्छा से जीवन होम कर देते हैं, अपमानजनक होता। इसलिए राजस्थान के इतिहासकारों ने इस कथा को मानने से इनकार कर दिया है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर सख्त घेरा कसा। अनेक महीनों तक घेराबंदी लोगों के शौर्यपूर्ण प्रतिरोध के बाद अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में किले पर धावा बोल दिया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और अनेक योद्धा लड़ते हुए मारे गए। पद्मिनी और दूसरी रानियों ने भी जीवन का बलिदान किया, पर लगता है कि रतन सिंह जीवित पकड़ा गया और कुछ समय तक उसे कैद में रखा गया। चित्तौड़ को अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे खिज्र खान के हवाले किया गया और किले में एक मुस्लिम दस्ता रखा गया।
कुछ समय बाद उसका भाई रतन सिंह के एक रिश्ते के भाई को सौंप दिया गया। अलाउद्दीन ने जालौर को रौंदा, जो गुजरात के रास्ते में पड़ता था। राजस्थान के दूसरे लगभग सभी प्रमुख राज्यों की को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। फिर भी लगता है उसने राजपूत राज्यों में सीधा प्रशासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। राजपूत राजाओं को शासन करने की अनुमति दी गई, पर उनको सुल्तान को नियमित खिराज देना पड़ता था और उसका आदेश मानना पड़ता था। अजमेर, नागौर आदि कुछ महत्वपूर्ण नगरों में मुस्लिम दस्ते नियुक्त किए गए। इस तरह राजस्थान को पूरी तरह वश में कर लिया गया। दक्कन और दक्षिणी भारत। राजस्थान की विजय पूरी करने के पहले ही अलाउद्दीन मालवा को जीत चुका था, जो अमीर खुसरो के अनुसार इतना लंबा चौड़ा था कि होशियार भूगोल शास्त्री भी उसकी सीमाओं का निश्चय कर पाने में असमर्थ थे। राजस्थान के विपरीत मालवा में प्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित किया गया और उसे संभालने के लिए एक सूबेदार नियुक्त किया गया। 1306-1307 के बीच अलाउद्दीन ने 2 अभियानों की योजना बनाई। पहला रायकरण के खिलाफ था, जो गुजरात से निकाले जाने के बाद मालवा की सीमा पर स्थित बगलाना पर राज कर रहा था। रायकरण बहादुरी से लड़ा, पर लंबा प्रतिरोध न कर सका। दूसरा अभियान देवगीर के राजा राय रामचंद्र के खिलाफ था, जो रायकरण से गठजोड़ किए हुए था। इस फौज की कमान अलाउद्दीन के गुलाम मलिक काफूर को सौंप दी गई। राय रामचंद्र ने काफूर के आगे समर्पण कर दिया। उसके साथ सम्मान का व्यवहार करके उसे दिल्ली भेज दिया गया, जहां कुछ समय बाद राय रायान की उपाधि देकर उसके इलाके उसे लौटा दिए गए। उसे 1 लाख तंकों का उपहार दिया गया और साथ में सुनहरी रंग का छत्र भी, जो राजत्व का प्रतीक था। उसे गुजरात का एक ज़िला भी दिया गया। उसकी एक बेटी का विवाह अलाउद्दीन से हुआ। राय रामचंद्र के साथ यह गठबंधन दक्कन में अपनी शक्ति बढ़ाने में अलाउद्दीन के लिए बहुत मूल्यवान साबित हुआ। 1309 और 1311 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 अभियानों का नेतृत्व किया। एक तो तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल और दूसरा द्वार समुद्र आधुनिक कर्नाटक, मालाबार और मदुरै तमिलनाडु के खिलाफ। इन सुदूर अभियानों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसका आंशिक कारण यह है कि उन्होंने समकालीनों की कल्पना शक्ति को जागृत किया। अलाउद्दीन के दरबार के कवि अमीर खुसरो ने उन्हें एक पुस्तक का विषय ही बना डाला। ये अभियान दिल्ली के शासकों की दिलेरी, आत्मविश्वास और दुस्साहस की गहरी भावना को प्रतिबिंबित करते थे। मुस्लिम सेनाएं पहली बार दूर मदुरै तक पहुंची थीं और अथाह संपत्ति लेकर वापस आई थीं। प्रसिद्ध इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चालुक्य और चोल साम्राज्यों के विनाश के बाद यद्यपि 1 सदी तक शासन व्यवस्था या समाज में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, तथापि उद्योग, व्यापार और कलाओं का सामान्य विकास जारी रहा था। इसलिए ये क्षेत्र सोने और चांदी से भरे थे। इन मुहिमों ने दक्षिण की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्रदान किया, हालांकि कोई नया भौगोलिक ज्ञान शायद ही प्राप्त हुआ हो। दक्षिण भारत के व्यापार मार्ग सुज्ञात थे और काफूर की सेनाएं जब कयल तक पहुंची तो उन्होंने वहां मुस्लिम सौदागरों की एक बस्ती पाई। वहां के शासक की सेना में मुस्लिम सैनिकों का एक दस्ता तक था। इन अभियानों में जनता के बीच काफूर की इज्जत बहुत बढ़ाई तथा अलाउद्दीन ने उसे साम्राज्य का मलिक नायब नियुक्त किया। पर राजनीतिक दृष्टि से इन अभियानों के प्रभाव सीमित रहे। काफूर ने वारंगल और द्वार समुद्र के शासकों को शांति संधि के लिए अपने तमाम खजाने और हाथी सौंपने के लिए और सालाना खिराज देने का वादा करने पर मजबूर कर दिया। पर सबको पता था इनसे खिराज पाने के लिए हर साल एक अभियान चलाना पड़ेगा। माबर के मामले में तो ऐसा कोई औपचारिक समझौता भी नहीं हुआ। वहाँ के शासक जमकर लड़ने से बचते रहे। काफूर जितना लूट सकता था उसने लूटा। इनमें अनेक प्रसिद्ध और समृद्ध मंदिर भी शामिल थे, जैसे चिदम्बरम, आधुनिक मद्रास के पास का मंदिर। पर उसे तमिल सेनाओं को हराए बिना दिल्ली लौटना पड़ा। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उठी मुसीबतों के बावजूद
अगले 1.5 दशक के अंदर उपरोक्त सभी दक्षिण राज्यों का सफाया हो गया और उनके इलाके सीधे दिल्ली के प्रशासन में ला दिए गए। अलाउद्दीन स्वयं दक्षिणी राज्यों के प्रत्यक्ष प्रशासन के पक्ष में नहीं था, पर इस नीति में परिवर्तन का आरंभ उसके जीवन काल में हो चुका था। 1315 में राय रामचंद्र की मृत्यु हुई, जो दिल्ली का पक्का वफादार रहा था, किंतु उसके बेटों ने दिल्ली का जुआ उतार फेंका। मलिक काफूर फौरन चढ़ा आया, बगावत को कुचला और क्षेत्र का सीधा प्रशासन करने लगा। लेकिन अनेक बाहरी क्षेत्रों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जबकि कुछ राय के वंशजों के नियंत्रण में रहे। तख्त पर बैठने के बाद मुबारक शाह ने फिर देवगिरी को अपने अधीन कर लिया और वहाँ एक मुस्लिम सूबेदार बैठा दिया। उसने वारंगल पर भी धावा बोलकर वहाँ के राजा को अपना एक जिला सौंपने को और हर साल बतौर खिराज सोने की 40 ईंटें देने पर मजबूर किया। सुल्तान के एक गुलाम खुसरो खान ने माबर पर लूटपाट के लिए धावा बोला और समृद्ध कयल नगर को तबाह कर दिया, परंतु इस क्षेत्र को विजित नहीं किया गया। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के सत्तारोहण के बाद आगे बढ़ने की एक आबाद और जोरदार नीति अपनाई गई। सुल्तान के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को इस उद्देश्य से देवगीर में नियुक्त किया गया। वारंगल के राजा ने निर्धारित खिराज नहीं दिया था। इस आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर वारंगल पर घेरा डाला। आरंभ में उसे पीछे हटना पड़ा। दिल्ली में सुल्तान की मृत्यु की अफवाहें उड़ने के बाद दिल्ली की सेनाएं तितर बितर हो गईं और प्रतिरक्षकों ने उन पर टूटकर उन्हें भारी हानि पहुंचाई। मोहम्मद बिन तुगलक को पीछे हटकर देवगिरी आना पड़ा। अपनी सेनाओं को पुनर्गठित करके उसने फिर हमला किया और इस बार राय से कोई रहमदिली नहीं दिखाई गई। इसके बाद माबर को जीतकर सल्तनत में मिला लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके बाद उड़ीसा पर हमला किया और भारी माल लेकर दिल्ली लौटा। अगले साल उसने बंगाल को अधीन बनाया, जो बलबन के समय से ही स्वतंत्र रहता आया था। इस तरह 1324 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र मदुरै तक फैल गया। इस क्षेत्र का आखिरी हिंदू रजवाड़ा दक्षिणी कर्नाटक का कंपिली था, जिसका 1328 में अधिग्रहण किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के एक रिश्ते के भाई को, जिसने बगावत की थी, वहां शरण दी गई थी। इस तथ्य ने हमले के लिए एक सुविधाजनक बहाना प्रदान किया। सुदूर दक्षिण और उड़ीसा समेत पूरब में दिल्ली सल्तनत के इस आकस्मिक प्रसार ने बेपनाह प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं पैदा की, जिनका मोहम्मद बिन तुगलक को सामना करना पड़ा। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे कि उसने किस ढंग से इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया और इस बात ने स्वयं सल्तनत पर किस प्रकार के दबाव डाले। दूसरा है आंतरिक सुधार और प्रयोग। अलाउद्दीन खिलजी जब सत्तारूढ़ हुआ तब दिल्ली सल्तनत की स्थिति साम्राज्य के मध्य भाग में अर्थात गंगा के ऊपरी दोआब और उसके पूर्वी भाग में खासी मजबूत थी। इसकी बदौलत सुल्तानों ने अनेक आंतरिक सुधार और प्रयोग किए, जिनका उद्देश्य प्रशासन को बेहतर बनाना, सेना को मजबूत करना, मालगुजारी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना, कृषि के प्रसार और सुधार के उपाय करना तथा तेजी से फैलते नगरों के नागरिकों के कल्याण का प्रावधान करना था। ये सारे उपाय सफल तो नहीं हुए, पर वे महत्वपूर्ण नए कदम अवश्य थे। कुछ प्रयोग तो अनुभव की कमी के कारण असफल हुए, कुछ इसलिए कि उन पर समुचित विचार नहीं किया गया था और कुछ इसलिए कि निहित स्वार्थों ने उनका विरोध किया था। फिर भी इनसे यह पता अवश्य चलता है कि तुर्क राज्य अब एक सीमा तक स्थायित्व पा चुका था और अब इसका सरोकार मात्र युद्ध और कानून व्यवस्था से नहीं था। बाजार पर नियंत्रण और अलाउद्दीन की कृषि नीति। बाजार पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने जो कदम उठाए वे उसके समकालीनों की दृष्टि में दुनिया के महान अचंभों में से एक थे। चित्तौड़ के अभियान से लौटने के बाद
अनेक आदेश जारी करके अलाउद्दीन ने अनाज, शक्कर और भोजन पकाने के तेल से लेकर एक सुई तक और कीमती आयातित कपड़ों से लेकर घोड़ों, मवेशियों और गुलाम लड़के लड़कियों तक सभी वस्तुओं के दाम तय करने की कोशिश की। इस मकसद से उसने दिल्ली में 3 बाज़ार स्थापित किए, एक अनाज के लिए, दूसरा कीमती कपड़ों के लिए और तीसरा घोड़े, गुलाम और मवेशियों के लिए। हर बाज़ार शहना नाम के एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था, जो सौदागरों का रजिस्टर रखता था और दुकानदारों व कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखता था। कीमतों और विशेषकर अनाजों की कीमतों का नियंत्रण मध्यकालीन शासकों का स्थायी सरोकार था, क्योंकि नगरों के सस्ते अनाज की आपूर्ति के बिना वे नगरवासियों और वहां नियुक्त सेना का समर्थन पाने की आशा नहीं कर सकते थे। पर बाजार पर नियंत्रण के पीछे अलाउद्दीन के पास कुछ अतिरिक्त कारण भी थे। कहा गया कि बलबन के काल में केंद्रीय सेना 2 लाख थी, तो अलाउद्दीन ने उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। दिल्ली में मंगोल के हमलों ने उनको हाथ भर दूर रखने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी रखने की आवश्यकता दिखा दी थी। इसलिए अगर वह कीमतों को और सैनिकों की तनख्वाहों को नीचे नहीं लाता तो इतनी बड़ी सेना जल्द ही उसका खजाना खाली कर देती। अलाउद्दीन ने यह काम अपने स्वभाव के अनुसार सम्यक ढंग से किया। सस्ते अनाजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने ऐलान कराया कि दोआब क्षेत्र की अर्थात यमुना किनारे स्थित मेरठ से लेकर इलाहाबाद के पास कड़ा की सरहद तक मालगुजारी सीधे राज्य को दी जाएगी। मतलब यह था कि इस क्षेत्र के गांव किसी को इक्ता में नहीं दिए जाएंगे। मालगुजारी भी बढ़ाकर उपज की आधी कर दी गई। यह किसानों पर एक भारी बोझ था। स्थिति से निपटने के लिए, जैसा कि हम आगे देखेंगे, अलाउद्दीन ने अनेक उपाय किए। राज्य की मांग को बढ़ाने तथा आमतौर पर किसानों के लिए उसकी नकद अदायगी अनिवार्य बनाने का नतीजा यह हुआ कि किसान मजबूरन अपनी उपज को कम कीमत पर बंजारों को बेच देते थे, जो उसे नगरों में लाते और राज्य द्वारा निर्धारित दामों पर बेचते थे। जमाखोरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी बंजारों का पंजीकरण कराया गया और उनके एजेंटों और परिवार वालों को कानून के किसी भी हनन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता था। इससे भी आगे बढ़कर राज्य ने अपने गोदाम भी बनवाए और उन्हें अनाजों से भर दिया, जो अकाल पड़ने पर या आपूर्ति में कमी का डर पैदा होने पर खोले जाते थे। अलाउद्दीन स्वयं सभी बातों की खबर लेता रहता था तथा कोई दुकानदार अधिक दाम लेता या जाली बाटों का प्रयोग करके धोखाधड़ी का प्रयास करता था तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाता था। बर्नी के अनुसार अकाल तक के दिनों में कीमतों में 1 दाम या 1 पैसा बढ़ोतरी की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। मसलन गेहूँ 7.5 जीतल 7.5 जीतल, जौ 4 जीतल और उम्दा चावल 5 जीतल प्रति मन बिकते थे। एक टंका 48 जीतल का होता था। अलाउद्दीन का मन आज के 15 किलोग्राम के बराबर था, 15 केजी के बराबर। इस तरह दिल्ली का एक नागरिक 1 टंका चांदी का लगभग 1 रुपया से 96 किलोग्राम गेहूँ, 144 किलोग्राम चावल और 186 किलोग्राम जौ खरीद सकता था। बर्नी का कथन है कि अनाज मंडी में कीमतों की स्थिरता इस युग की एक आश्चर्यजनक घटना है। घोड़ों की कीमतों पर नियंत्रण सुल्तान के लिए आवश्यक था, क्योंकि सेना को मुनासिब दामों पर घोड़ों की आपूर्ति के बिना उसकी दक्षता को बचाकर नहीं रखा जा सकता था। गुजरात की विजय के फलस्वरूप घोड़ों की आपूर्ति में सुधार आया। उम्दा घोड़े सिर्फ राज्य को बेचे जा सकते थे। अलाउद्दीन ने प्रथम श्रेणी के एक घोड़े की कीमत 100 से 120 टंके तय की थी, जबकि सेना के लिए अनुपयुक्त एक टट्टू की कीमत 10 से 25 टंके की थी। मवेशियों और गुलामों की कीमतों पर भी सख्त नियंत्रण था तथा बर्नी ने विस्तार से उनके दाम दिए हैं। बर्नी ने मवेशियों और गुलामों के दाम साथ साथ दिए हैं, जिससे पता चलता है कि मध्यकालीन भारत में दास प्रथा को एक सामान्य प्रथा मान लिया गया था।
दूसरी वस्तुओं और विशेषकर कीमती कपड़ों, इत्र आदि की कीमतों पर नियंत्रण सुल्तान के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उनकी कीमतें भी तय की गई थीं, क्योंकि शायद यह महसूस किया जाता रहा हो कि इन वस्तुओं की ऊंची कीमतों से आम तौर पर सभी कीमतें प्रभावित होंगी, या हो सकता है कि अमीरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया गया हो। कहा गया है कि उम्दा किस्म के कपड़े देश के विभिन्न भागों से दिल्ली लाने के लिए मुल्तानी व्यापारियों को बड़ी बड़ी पेशगी की रकमें दी जाती थीं। फलस्वरूप दिल्ली उम्दा कपड़ों का सबसे बड़ा बाज़ार बन गया। इनकी कीमतें तय की गई थीं और तमाम स्थानों के व्यापारी दिल्ली पर टूट पड़े कि यहाँ से कपड़े खरीदकर ऊंची कीमतों पर कहीं और बेचें। नकद रूप में मालगुजारी की वसूली के कारण अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नकद वेतन दे सकता था। वह सल्तनत काल में ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। एक नई व्याख्या के अनुसार अलाउद्दीन भारी हथियारों से लैस एक सवार को 234 टंके देता था और उससे 2 घोड़े और जीन आदि रखने की आशा की जाती थी। एक मामूली सवार को, जिसे 2 अस्प कहते थे, बिना जीन का केवल एक घोड़ा रखने के लिए कहा जाता था। दूसरा घोड़ा उसे राज्य की ओर से दिया जाता था। उसे 78 टंके अधिक मिलते थे। इस दृष्टि से अलाउद्दीन का तय किया हुआ वेतन कम था और इस कारण बाज़ार पर नियंत्रण आवश्यक था। इतिहासकार बर्नी का विचार है कि बाज़ारों पर अलाउद्दीन के नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं को दंड देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे और अनाजों और दूसरी वस्तुओं में मुनाफाखोरी वही करते थे। लेकिन मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ अधिकांश स्थलीय व्यापार खुरासानियों के हाथों में था, जो मुसलमान थे, या मुल्तानियों के हाथों में था, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे। इसलिए अलाउद्दीन के कार्यों ने उनको कभी प्रभावित नहीं किया। इसलिए अलाउद्दीन के कार्यों ने उनको भी प्रभावित किया। यह एक ऐसा तथ्य है जिसका बर्नी ने उल्लेख नहीं किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि अलाउद्दीन के बाजार संबंधी नियम केवल दिल्ली पर लागू होते थे या साम्राज्य के दूसरे नगरों पर भी। बर्नी का कहना है कि दिल्ली से संबंधित नियमों का हमेशा दूसरे नगरों में भी व्यवहार होने लगता था। जो भी हो, सेना केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य नगरों में भी रखी जाती थी, पर इस बारे में निश्चयपूर्वक कुछ कहने के लिए हमारे पास पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि जहां हिंदू और मुस्लिम सौदागरों को मूल्य नियंत्रण से शिकायतें रही होंगी, वहीं सेना ही नहीं बल्कि सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, अनाजों और दूसरी वस्तुओं के सस्ते होने से लाभान्वित हुए होंगे। बाजार पर नियंत्रण के अलावा अलाउद्दीन ने मालगुजारी प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। वह सल्तनत का पहला बादशाह था जिसने इस बात पर जोर दिया कि दोआब के अनिर्दिष्ट क्षेत्रों, अर्थात ऐसे क्षेत्र जिन्हें इख्तियारों को नहीं दिया गया है, में मालगुजारी हर व्यक्ति के लिए खेती की जा रही ज़मीन की माप के आधार पर तय की जाएगी। इसका मतलब यह था कि गांव के अमीर और ताकतवर व्यक्ति जिनके पास अधिक ज़मीनें थीं, अपना बोझ गरीबों के सर नहीं डाल सकते थे। अलाउद्दीन चाहता था कि इस क्षेत्र के ज़मींदार, जो खूद और मुकद्दम कहलाते थे, उतना ही कर दे जितना दूसरे देते थे। इसलिए उन्हें दूसरों की तरह दूध देने वाले पशुओं और घरों पर कर देने पड़े तथा दूसरे गैरकानूनी महसूल त्यागने पड़े जिनको वसूल करने की उन्हें आदत थी। बर्नी की सजीव भाषा में खूत और मुकद्दम अब तड़क भड़क से सुसज्जित घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते थे और ना ही पान चबा सकते थे, और वे इतने गरीब हो गए कि उनकी बीवियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था। माप के आधार पर राज्य द्वारा इख्तियारों को ना दिए गए इलाकों से मालगुजारी की सीधी वसूली की नीति तभी सफल हो सकती थी जब आमिल और दूसरे हाकिम ईमानदार होते। हालांकि अलाउद्दीन इन तत्वों को इतना वेतन देता था कि वे आराम से रह सके, पर उसने इस पर भी जोर दिया कि उनके खातों की सख्ती से जांच की जाए। कहा गया है कि छोटी छोटी चूकों पर उन्हें पीटा जाता था और कैद में डाल दिया जाता था।
बर्नी का कथन है कि उनका जीवन इतना असुरक्षित हो गया था कि कोई उनसे अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता था। निसंदेह यह अतिशयोक्ति है, क्योंकि आज की तरह तब भी सरकारी नौकर इज्जतदार समझे जाते थे और सरकारी नौकर, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, शादी के बारे में पहली पसंद होते थे। हालांकि बर्नी ऐसे लिखते हैं मानो उपरोक्त सभी कदम मात्र हिंदुओं के खिलाफ उठाए गए हों, पर बात यह स्पष्ट है कि ये मुख्यतः देहातों के सुविधाभोगी वर्गों के खिलाफ थे। लेकिन इन कदमों को एक प्रकार से समाजवादी कदम शायद ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये मूलतः एक आपात स्थिति से अर्थात मंगोलों के खतरों से निपटने के लिए उठाए गए थे। जहाँ तक बाजार नियंत्रण का प्रश्न है, शायद अलाउद्दीन के लिए केवल अनाज जैसी बुनियादी वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करना बेहतर रहा होता। पर जैसा कि समकालीन लेखक बर्नी का कथन है कि उसने टोपियों से मोजों तक, कंघियों से सुइयों तक, सब्जियों, शोरबों और मिठाइयों से चपातियों तक हर चीज़ के दाम को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके कारण उलझाव भरे कानून बने, जिनके हनन के प्रयास होते थे और उन पर सख्त दंड दिए जाते थे। इससे रोष पैदा होता था। अलाउद्दीन की कृषि नीति निश्चित ही निर्मम थी और उसने साधारण किसानों को भी प्रभावित किया होगा, पर यह इतनी कठोर भी नहीं थी कि वे विद्रोह करते या भाग खड़े होते। अलाउद्दीन के बाजार संबंधी नियम उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गए, पर इससे अनेक लाभ भी अवश्य प्राप्त हुए। बर्नी हमें बतलाता है कि इन नियमों के सहारे अलाउद्दीन ने एक विशाल और सुदक्ष सवार सेना खड़ी की, जिसके बलबूते उसने बाद के मंगोल हमलों को भारी नरसंहार करके नाकाम कर दिया और उनको सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया। अलाउद्दीन के मालगुजारी संबंधी सुधार देहाती क्षेत्रों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आगे चलकर इन सुधारों ने शेरशाह और अकबर के खेतीहर सुधारों के लिए आधार का काम किया। मोहम्मद तुगलक के प्रयोग। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने दिलेरी भरे कई प्रयोग किए और खेती में गहरी दिलचस्पी दिखाई। मोहम्मद बिन तुगलक कुछ अर्थों में अपने दौर के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक था। वह धर्म और दर्शन का विद्वान था तथा आलोचनात्मक और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। वह मुस्लिम सूफियों के साथ ही नहीं बल्कि हिंदू योगियों और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन संतों के साथ भी विचार विमर्श करता था। इस बात को अनेक कट्टर उल्मा धर्मशास्त्री पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने उस पर बुद्धिवादी होने का आरोप लगाया, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव से स्वीकार नहीं करता। वह योग्यता के आधार पर लोगों को, चाहे वे कुलीन वंश के हों या ना हों, उच्च पद देने के लिए भी तैयार रहता था। दुर्भाग्य से उसमें जल्दबाजी और बेसब्री की प्रवृत्ति थी। यही कारण है कि उसके अनेक प्रयोग असफल रहे और उसे अभागा आदर्शवादी कहा गया। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल अशुभ परिस्थितियों में शुरू हुआ। बंगाल के खिलाफ एक सफल मुहिम के बाद सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लौट रहा था। सुल्तान के शानदार स्वागत के लिए मोहम्मद तुगलक के आदेश पर जल्दबाजी में लकड़ी का एक पंडाल बनाया गया। जब पकड़े गए हाथियों की नुमाइश चल रही थी तो जल्दबाजी में खड़ा किया गया पंडाल गिर पड़ा और सुल्तान उसमें दबकर मर गया। इससे अनेक अफवाहें पनपी कि मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता को मारने की योजना बना रखी थी। यह अल्लाह का कहर था और यह भी कि यह दिल्ली के मशहूर संत निज़ामुद्दीन औलिया का शाप था, जिनको सुल्तान ने सजा देने की धमकी दी थी आदि। सत्तारोहण के शीघ्र बाद मोहम्मद तुगलक ने जो कदम उठाए उनमें सबसे विवादास्पद राजधानी का दिल्ली से देवगिर में तथाकथित स्थानांतरण था। जैसा कि हमने देखा, देवगिर दक्षिण भारत में तुर्क शासन के प्रसार का आधार रह चुका था। राजकुमार के रूप में स्वयं मोहम्मद तुगलक वहां अनेक वर्ष गुजार चुका था। पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने के प्रयास से गंभीर राजनीतिक कठिनाइयां पैदा हुई थीं। इस क्षेत्र के लोग दिल्ली के शासन
को विजातीय शासन समझते थे और उसके अंतर्गत बेचैन हो रहे थे। वहाँ के अनेक मुस्लिम अमीरों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया था। सबसे गंभीर विद्रोह मोहम्मद तुगलक के एक रिश्तेदार के भाई गुरशास्प का था, जिसके खिलाफ सुल्तान को स्वयं कार्रवाई करनी पड़ी। लगता है सुल्तान देवगिर को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण कर सके। 17वीं सदी के लेखक फरिश्ता के अनुसार सुल्तान के कुछ सलाहकारों ने दूसरी राजधानी के रूप में उज्जैन, मालवा में का नाम सुझाया, जिसकी स्थिति अनुकूल थी और इसी कारण से प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन सुल्तान देवगिर को वरीयता देता था क्योंकि उससे वह अधिक परिचित था, वहाँ का वातावरण अच्छा था और वह भारत के प्रमुख नगरों में से एक था। इस तरह देवगिर को दूसरी राजधानी बनाने का फैसला कोई आकस्मिक फैसला नहीं था, बल्कि यह सुविचारित था। ना ही उसने राजधानी के सभी लोगों को वहाँ जाने का आदेश दिया। इतिहासकार बर्नी का कथन है कि नगर अर्थात कुतुब मीनार के इर्द गिर्द के पुराने नगर के खल्क अर्थात लोगों को वहाँ जाने का आदेश दिया गया। लेकिन बर्नी ने यहाँ खल्क शब्द का प्रयोग साधारण जनता के लिए नहीं बल्कि गणमान्य व्यक्तियों के लिए किया है। सुल्तान ने अनेक हाकिमों, उनके अनुयायियों और अनेक सूफी संतों समेत प्रख्यात व्यक्तियों को देवगिर जाने का निर्देश दिया, जिसका नाम अब दौलताबाद रखा गया। लगता है कि इन लोगों पर स्थान परिवर्तन के लिए काफ़ी सरकारी दबाव डाला गया। ये लोग अपने परिवारों, दासों आदि के साथ वहाँ जाएं। इसकी निगरानी रखने के लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए। सुल्तान ने उनके लिए घर खरीदकर उनको आवंटित किए। उन्हें खुलकर सहायता दी गई और दौलताबाद में उनके रहने का प्रबंध किया गया। बाकी जनता को वहाँ ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सुल्तान की अनुपस्थिति में भी दिल्ली एक बड़ा और आबाद नगर बना रहा। हालांकि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क बनवाई तथा यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में सराय बनवाई, पर दौलताबाद फिर भी 1500 किलोमीटर से अधिक था। अनेक व्यक्ति यात्रा के कष्टों और गर्मी के कारण मर गए, क्योंकि यह यात्रा गर्मी के मौसम में की गई थी। जो लोग दौलताबाद पहुँचे उनमें से बहुतों को घर की याद सताने लगे, क्योंकि वे सदियों से दिल्ली में रह रहे थे और उसे ही अपना घर समझते थे। इस कारण काफ़ी असंतोष फैला। कुछ वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद छोड़ने का फैसला किया। इसका मुख्य कारण यही था कि जल्द ही उसे पता चल गया कि जिस तरह वह दिल्ली से दक्षिण को नियंत्रित नहीं कर सकता था, उसी तरह दौलताबाद से उत्तर भारत को नियंत्रित नहीं कर सकता। देवगिर को दूसरी राजधानी बनाने का प्रयास तो असफल रहा, पर इस जन प्रवाह के कई दूरगामी लाभ हुए। इससे संचार में सुधार हुआ और उत्तर और दक्षिण भारत एक दूसरे के अधिक करीब आए। उल्मा समेत जो लोग दौलताबाद गए थे, उनमें से अनेक वहीं बस गए। वे लोग दक्कन में उन सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों के प्रसार के माध्यम बन गए जिनको तुर्क अपने साथ लेकर उत्तर भारत में आए थे। इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच तथा स्वयं दक्षिण भारत में भी सांस्कृतिक लेन देन की एक नई प्रक्रिया आरंभ हुई।